लोग डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में। हम आपको अस्थमा के बारे में बताएँगे, उसका हम आपको एंड में पूरा मैनेजमेंट भी बताएँगे। इसमें देखिए दोस्तों, ये एक सिंड्रोम होता है जो कि एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है इसमें। ये जो एयर फ्लो का नर्विंग आप राइट साइड वाले पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला पिक्चर एकदम नॉर्मल है और राइट साइड वाला अफेक्टेड एरिया का पिक्चर है। उसमें आप देखिए, कोई भी अगर इसमें से एयर पास करेगा तो वो नर्विंग से पास होने की वजह से उसमें से व्हीजिंग साउंड आता है। और व्हीजिंग साउंड हम कभी भी पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को जब भी अस्कल्टेट करते हैं चेस्ट, तो हम व्हीजिंग साउंड सुन पाते हैं। उसमें डिस्पनिया कॉज़ करेगा क्योंकि जो डिमांड है वो डिमांड से वो ले नहीं पाएगा ऑक्सीजन को नैरोइंग की वजह से। इसका जो पेशेंट होता है वो एटोपिक होता है, किसी न किसी एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशन का शिकार होता है। उसमें देखिए हाउस डस्ट माइट आता है, डर्मेटोफेगोइड स्टेरिनिसेनस आता है। और जो अस्थमा है वो किसी भी एज में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जब भी होगा वो 3 साल के बाद उसका पीक आ जाता है। उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सर्वेशन हो जाता है इस सिम्पटम्स को लेके, अस्थमा को। आइए डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर का और ट्रिगर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर देखिए, अस्थमा एक हेटेरोजीनस डिजीज़ है, जिसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर मिला के ये कॉज़ होता है। इसमें देखिए, एटोपिक जो है वो अस्थमा कॉमनली सफ़र फ्रॉम अदर एटोपिक डिजीज़ लाइक एलर्जिक राइनाइटिस और एटोपिक फीचर लाइक एक्जिमा। कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस हो उससे भी कॉज़ करेगा उसको, अस्थमा को, क्योंकि वो, और फिर हाउस डस्ट माइट भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें जेनेटिक में आता है दोस्तों कि पॉलीमॉर्फिज़म हो जाता है 5q क्रोमोसोम का। पॉलीमॉर्फिज़म का मतलब होता है बहुत सारा कॉपी डेवलप कर जाना। नोवेल जीन जो होता है, नोवेल का मतलब न्यू होता है। इसमें 3 जीन आते हैं, एडम3, डीपीपी10 और ओआरएमडीएल3। और इन्फेक्शन के कारण होता है दोस्तों, कॉमनली इसमें आते हैं राइनोवायरस, एटिपिकल बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा और क्लेमिडोफिला। क्लेमिडोफिला एक जो क्लेमिडिया है उसी के ग्रुप का ये है। इसको अभी रिसेंटली 2015 में कैरेक्टराइज़ किया गया था, अलग सेपरेट किया गया था। आइए दोस्तों, इसका डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री जब कराएँगे तो उसमें एफईवी1, एफईवी1 का मतलब होता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, और 1 का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। 1 का मतलब होता है 1 सेकंड में जितना आपने वॉल्यूम को एक्सपेल किया है, उस वॉल्यूम को मेज़र किया जाएगा। और एपीवी1 और एफईवीसी का जो रेशियो है वो 0.75 टू 85 होता है। एफईवीसी का मतलब होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। आप दोनों को जब मेजर करेंगे, इसका 0.75 टू 0.85 नॉर्मल रेशियो आना चाहिए, लाइक 70 टू 80%। अगर इससे कम होता है तो कोई अस्थमा या फिर सीओपीडी का वो पेशेंट, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। जो पीएफ होता है, पीएफ भी 80 टू 100% होना चाहिए दोस्तों। और जो रिवर्सिबिलिटी होती है, अगर आप उसको पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, अगर इन्हेल कराते हैं, अगर 15 मिनट के बाद आप जब फिर से उसका स्पायरोमेट्री करके देखते हैं, अगर 12% या 200 ml से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इस ड्रग से रिलीफ़ मिल रहा है। तो अगर ड्रग से रिलीफ़ मिल रहा है तो उससे साबित होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, उसको सीओपीडी, अस्थमा होने के चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, आईजीई का लेवल हम चेक करते हैं। आईजीई का सीरम में मतलब ब्लड लेके, वो सैंपल लेके हम उसको चेक करते हैं, या फिर स्पेसिफिक जो आईजीई है वो कोई एलर्जिन को इन्हेल कराने के बाद चेक करते हैं। इसका नॉर्मल रेशियो 150 से 300 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा होता है तो पेशेंट को किसी न किसी एलर्जी से वो चल रहा है। स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट पॉजिटिव होता है अगर एलर्जिक अस्थमा होगा तो, और अगर इंट्रिंसिक होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी बाहर से कोई पार्टिकल आएगा तो वो अगर स्किन के थ्रू आ रहा है तो मतलब वो स्किन में एलर्जी करेगा। आप इससे समझ सकते हैं इसको। एबीजी एनालिसिस करने पे हाइपोक्सीमिया मिलता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी मिलती है, और हाइपोकार्बिया मिलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कम रहेगा। बट जब भी वो सीवियर हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है इस कंडीशन में, सीवियर के कंडीशन में। ट्रीटमेंट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी करते हैं। जब जब अगर ब्रोंकोस का नैरोइंग हो गया है तो उसको जब तक डायलेट नहीं करेंगे तब तक फिर उसको पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। और ब्रोंकोडायलेटर बीटा 2 एगोनिस्ट का काम क्या होता है? बीटा 2 का काम होता है ब्रोंकस को डायलेट करके रखना, और अगर वो एंटागोनिस्ट होगा तो ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। यहाँ पे एगोनिस्ट दे रहे हैं तो ये और डायलेट करेगा उसको। इसमें शॉर्ट एक्टिंग आता है और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग किसी एक्यूट केस में करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग करते हैं कि आपको फुल डे उसको रिलीफ देना है, उस केस में करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का होता है सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, आप देख सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग में फॉर्मेट्रोल और सल्मेट्रोल होता है। दोनों को शॉर्ट और लॉन्ग से याद कर सकते हैं। अगर एबीसीडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले ए आता है, तो टी के बाद ए आया और बाद में ई आता है, तो ई ज़्यादा दूर आएगा तो लॉन्ग एक्टिंग हो गया। तो सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल आप इसको याद कर सकते हैं, टीई और टीए।
इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ट्रेमर होता है, पल्पिटेशन होता है, क्योंकि ये अगर कहीं से भी क्रॉस करेगा और बीटा वन वन रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा, तो उस केस में भी पल्पिटेशन होगा, क्योंकि बीटा 1 हार्ट को सप्लाई करता है और मसल में भी जाएगा तो ट्रेमर्स होगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोस्तों एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है, इसमें लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट होता है। अगर मस्करेनिक देते हैं तो हमें स्मूथ मसल को रिलैक्स करना इसीलिए दे रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर भी होता है, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आता है दोस्तों, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा लेस होता है बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से, और जो साइड इफ़ेक्ट है इसके ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और ग्लोकोमा कराता है, क्योंकि इसके भी सप्लाई जो एसिटाइलकोलिन है, उसका काम होता है माउथ में सिक्रीशन कराना। अगर हम आप उसको ब्लॉक करते हैं, तो उसमें ड्राई माउथ कर देगा, यूरिनरी का रिटेंशन कराएगा, क्योंकि वो ब्लैडर में भी सप्लाई करता है और आँख में सप्लाई होने की वजह से ग्लूकोमा के भी चांसेस कराता है। दोस्तों मैं आपको एंटीकोलिनर्जिक और बीटा 2 एगोनिस्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दूँगा। अगर इस वीडियो को 100 प्लस लाइक मिलता है, तो मैं आपको ये 3 से 4 दिन के अंदर ये वीडियो बना के दूँगा। आप इसको देख सकते हैं, इसमें मैं आपको पूरा समझाऊँगा, बीटा 1, बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में पूरा फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊँगा। चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं, थियोफाइलिन क्या होता है। थियोफाइलिन में फॉस्फोडाइएस्टरेज को ये जाके इनहिबिट कर देता है। फॉस्फोडाइएस्टरेज का काम क्या होता है, वो जो सीएमपी बना रहता है उसको डिग्रेड करता है। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज को जब आप इनहिबिट कर दोगे ये एंजाइम को, तो जो आपका सीएमपी है, सीएमपी बढ़ जाएगा। सीएमपी बढ़ेगा तो वो डिग्रेड करके सीएमपी से कैल्शियम बनता है, तो कैल्शियम की भी मात्रा कम हो जाएगी। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। ये एक्टिवेट कर देता है हिस्टोन डाइसाइक्लेज 2 को। इसमें इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जीन होता है उसको ये वो कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इसको आप ओरली या फिर आईवी रूट से दे सकते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं थियोफाइलिन के, वो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, पल्पिटेशन, डाययूरेसिस और हाई कंसंट्रेशन में अगर आप यूज़ करते हैं तो एरिथमिया और सीजर भी करा सकता है। दोस्तों सीएमपी इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाता है और हाई कंसंट्रेशन की वजह से एरिथमिया और सीजर भी कॉज कर सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसका जो ब्रोंकोडायलेटर है वो आप अभी डिस्कस कर लिए। इसमें कंट्रोलर थेरेपी आता है। कंट्रोलर थेरेपी में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, जो कि ये मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोलर होता है। इसलिए होता है दोस्तों कि जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसीजर चल रहा होता है और वहीं पे ये जाके अपना इफेक्ट करता है, क्योंकि हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं, डायरेक्टली ये ब्रोंकियल ट्री में जाता है और अफेक्टेड एरिया पे जाके अपना इफेक्ट करता है। इसमें जो है वो ब्रोंकोडायलेटर का इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का इफ़ेक्ट है। देख सकते हैं, दे आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर बट दे रिलीफ और प्रिवेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बाय देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट एंड डिक्रीज ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। जो इन्फ्लेमेशन से ब्रोंकियल हमारा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गया था, उसको ये कम कर देता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको कम हो जाएगी। दोस्तों ये ड्रग जो होता है वो बहुत मतलब अस्थमा पेशेंट के लिए काम करता है। उसको आप लाइफ टाइम देखते होंगे, कभी भी पेशेंट अपने साथ में एक इन्हेलर लेके चलता है जो कि इसी टाइप का होता है, क्योंकि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव टाइप है। अगर पेशेंट को कभी भी अटैक आता है, वो उस पेशेंट इन्हेल कर सकता है, इन्हेल करेगा, उसको जैसे वो इन्हेल करता है तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कहीं से एब्ज़ॉर्ब होके जाना नहीं होता है, डायरेक्टली अपने वो साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है इन्हेलेशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस कर लिए ब्रोंकोडायलेटर और इन्हेलेशनल, और अभी देखते हैं हम लोग सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सिस्टेमिक में दोस्तों सीवियर केस में यूज़ करते हैं सिस्टेमिक को, इसमें आईवी रूट से आप हाइड्रोकोर्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन लगा सकते हैं। दिन में एक ही बार लगाने की ज़रूरत होती है, बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, ये सीवियर केस में यूज़ होता है। ओरल स्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा, मरीज़ कितना वो टॉलरेट कर पाता है, उसको आप 2 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर वो एक्यूट केस है, तो 30 से 45 एमजी तक का आप उसको 5 से 10 दिन देके डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हैं, और कभी भी स्टेरॉइड्स को आपको टेपरिंग करके बंद करना होता है। बट अस्थमा के केस में आपको टेपरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 5 से 10 दिन अगर चलाए हैं, तो आप डायरेक्टली बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आ जाएगा। और जो इंट्रामस्कुलर ट्रायमसिलोन है एक्टिनेट है, इसको हम लोग नॉन कंप्लायंट पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंट पेशेंट मतलब कोई आपको वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है ताकि आप उसको आईवी एक्सेस लो, ये सब साइकोलॉजिकल पेशेंट में होता है। अगर इस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आप इंट्रामस्कुलर ट्रायमसिलोन एक्टिनेट दे सकते हैं, उस पेशेंट में ये आपको इंस्टेंट रिलीफ कराएगा। अभी हम लोग देख लिए दोस्तों इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लिए और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ल्यूकोट्रांस के बारे में। दोस्तों ल्यूकोट्रांस स्पेसिफिकली एक अलग टॉपिक आपको मैं दूंगा। एराकिडोनिक एसिड का जब भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है, साइकिल चलता है, उसमें आपको मिलेगा ल्यूकोट्रांस, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है।
यहाँ पे आप डायरेक्टली ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट कर रहे हैं। अगर आप जाके ऊपर किसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, मैं आपको एक अलग ही टॉपिक बना के दूँगा, आप इसको 100 प्लस लाइक हिट करिए। इसमें मोंटेलुकास्ट और जेफ्रीलुकास्ट आता है जो कि ल्यूकोट्राइन दोस्तों इसको यूज़ करते हैं वो पेशेंट में हाई डोज में जहाँ पे आपको स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे आप ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, जो कि ल्यूकोट्राइन को जाके इनहिबिट कर देगा और इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ल्यूकोट्राइन्स का उसके बाद आप देख सकते हैं क्रोमोसोम में सोडियम ग्लाइकोलेट रहता है। इसमें आप देखिए दोस्तों ये क्या करता है मास्ट सेल का जो है डिग्रेनुलेशन कराना बंद कर देता है, इनहिबिट करा देगा। इसको आप प्रोफाइलेक्टिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा इंस्टेंट। जब भी पेशेंट को आप सीवियर है उसको आप ट्रीट कर दिए तो प्रोफाइलेक्टिक आप इसको दे सकते हैं ताकि मास्ट सेल उसका जो स्टेबलाइज रहेगा, तो इसको इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्ट सेल का ही होता है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको मैं अस्थमा का अलग से पैथोजेनेसिस बनाऊंगा, क्योंकि इटसेल्फ अस्थमा एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसका पैथोजेनेसिस का। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। अभी हम लोग दोस्तों इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटील्यूकोट्राइन्स और क्रोमोसोम देख लिए। अभी हम लोग ये देखते हैं कि स्टेरॉइड स्पेयरिंग थेरेपी। स्टेरॉइड देखिए स्पेयरिंग का मतलब छोड़ देना होता है। इसमें स्टेरॉइड्स को क्यों नहीं देंगे, जो पेशेंट को साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टेरॉइड्स की वजह से, उस पेशेंट में हम यूज़ करते हैं ये ड्रग। इसमें मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन ए और एजाथिओप्रिन आता है। कुछ और भी ड्रग आते हैं दोस्तों, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत सारे पेशेंट को ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आता है। बट आप मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन और एजाथिओप्रिन से काम चला सकते हैं, बाकी आप फार्मा में इसको देख लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों फिर आईजीई आता है, ये भी प्रोफाइलेक्टिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि 2 से 4 वीक के अंदर आपको एक इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है जो कि सबक्यूटेनियस देना होता है। ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है पेशेंट को, बट ये कॉस्टली आता है। इसको लगाने से पेशेंट को बीच में बार-बार इन्हेलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन उसको इन्हेलर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो ओमेलिजुमैब लेके अपना 2 से 4 वीक तक रिलैक्स कर सकता है, उसके बाद फिर से उसको वापस सुई लेना पड़ेगा तभी इसका इफ़ेक्ट आएगा दोस्तों। दोस्तों ये टोटल 6 जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर हैं ये टोटल फॉलो किए जाते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जिसकी ज़रूरत होती है वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट किस तरीके का सीवियर है कि एक्यूट केस में है, पेशेंट नॉर्मल है, किस तरीके का है, वैसे यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों कि सीवियर और क्रोनिक अस्थमा में हम क्या मैनेजमेंट का स्टेप लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में स्टेप 1 में हम प्रेफ़र करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दें, जिसको पेशेंट को सिम्पटम्स में रिलीफ़ मिल जाए, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और स्टेप 2 में हम प्रेफ़र करते हैं कि इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे। इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बुटासोनाइड्स था और इसको दिन में आपको 2 बार यूज़ करना होता है, मॉर्निंग इवनिंग में आप 2 बार इसको करा सकते हैं। और जो तीसरा स्टेप है, अगर ये दोनों से नहीं कंट्रोल होता है तब आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसका सल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल था। और अब जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो हाई डोज में आपको इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करना है और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्टेप 5 है दोस्तों, अगर इन सबसे भी नहीं कंट्रोल हुआ तब आपको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी चलाना पड़ेगा, जिसमें आप दे सकते हैं पेशेंट को प्रेडनिसोलोन का डोज। और अब इसके साथ-साथ में आपको लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट भी यूज़ करना है और इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी आपको यूज़ करना है। दोस्तों ये टोटल रहा हमारा मैनेजमेंट का पार्ट। आपको मैंने 2-3 वीडियो बनाने के लिए प्रॉमिस किया। अगर इस तरीके से इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपको आने वाले समय में 2 से 4 दिन के अंदर में ही आपको एक अलग से वीडियो टॉपिक बना के दूँगा, जिसमें आपको एरेकिनोनिक एसिड का पाथवे मैं आपको समझाऊँगा, बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि ये अस्थमा का जो पैथोजेनेसिस है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो